हेलो गाइस, नमस्कार बच्चों। आज से हम कक्षा 9वीं की क्लास 9th की विज्ञान की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम पूरी की पूरी विज्ञान पढ़ने वाले हैं। एक तरफ से पूरी की पूरी विज्ञान पढ़ेंगे, बारीकी से समझेंगे, पूरा पूरा बुक पढ़ेंगे। एक नई सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है। आंसर क्वेश्चन भी करवाऊंगा और साथ साथ पूरी की पूरी किताब भी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। और पूरी 9th क्लास की हम जो NCERT जो आपकी साइंस की जो बुक है उसको हम पूरी पढ़ करके पूरी एंड करेंगे और बारीकी से समझते हुए चलेंगे। तो जिस किसी भी बच्चे को विज्ञान में दिक्कत आती है, साइंस में दिक्कत आती है, अब वो टेंशन बिल्कुल ना ले। आपके अमन भैया आ गए आपको पढ़ाने के लिए और आपको बिल्कुल टॉपर बना करके दिखाएंगे और आपको विज्ञान का बिल्कुल मास्टर बना करके दिखाएंगे। तो अध्याय 1 चैप्टर 1 का नाम है यहाँ पर हमारे आसपास के पदार्थ। मेटर का मतलब होता है पदार्थ, इन यानी में, अवर यानी हमारे, सराउंडिंग यानी हमारे आसपास के पदार्थ। अब देखिए यहां पर आप देखोगे अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है। हम अपने आसपास देखते हैं, हमको कई प्रकार की वस्तुएं नजर आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जो कोई भी वस्तु है ना सामग्री से बनी होती, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती, वैज्ञानिकों ने उसे पदार्थ नाम दिया। ये पेन भी पदार्थ है, ये उंगली भी पदार्थ है, मोबाइल भी पदार्थ है, सब कुछ क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। क्लियर है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं वो भी पदार्थ है। जिस भोजन को हम खाते हैं वो भी पदार्थ है। कई सारे बच्चे पूछते सर पदार्थ क्या होते, तो पदार्थ की परिभाषा यहाँ पर आपको दी गई है ना, देख लीजिए। पत्थर भी पदार्थ है। बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है। ये सब क्या है, पदार्थ है। अगर पदार्थ की परिभाषा लिखने के लिए आएगी तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लिख देना है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, मतलब सभी में कुछ न कुछ वजन होता है और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती है। मतलब जो पदार्थ होता है उसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। ये पेन पदार्थ क्यों, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वजन है और ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है। आप देख सकते हो इतना मोटा है, मतलब कि इतना स्थान घेर रहा है। तो जो वस्तु का कुछ ना कुछ वजन होता है ना, और जो वस्तु कुछ ना कुछ जगह घेरती है, कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब कि मैं भी पदार्थ हूँ, मेरा वजन 90 किलो है और मैं भी स्थान घेर रहा हूँ, आप भी पदार्थ हो, है ना। जो कोई भी वस्तु का द्रव्यमान होता है और जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उस वस्तु को पदार्थ कहा जाता है। देखिए, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया जिसे पंचतत्व कहा गया है। भारत देश के लोगों ने पंचतत्व के रूप में पदार्थ को बांटा। ये पंचतत्व क्या है, वायु, हवा, पृथ्वी यानी जमीन, अग्नि यानी आग, जल और आकाश। ये पंचतत्व है, 1 2 3 4 5, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और आकाश। ये पंचतत्वों से मिलकर के सारी वस्तु बनी है, ऐसा भारत देश के दर्शन शास्त्र में कहा गया है। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी है। जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी इन्हीं पंचतत्वों से मिलकर के बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है कि भैया जितने भी पदार्थ होते हैं, वायु, पृथ्वी, हम बोलते हैं कि मानव का शरीर भी वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश पंचतत्वों से मिलकर के बना हुआ है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। भौतिक गुण मतलब कि बाहरी दिखावट, बाहरी बनावट, वो सब चीज क्या होती है उसको हम भौतिक गुण कहते हैं। तो इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं के आगे अध्याय में पढ़ेंगे। पदार्थ के रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम सिर्फ भौतिक गुणों की बात करेंगे। अब पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है। पहला, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहली विशेषता, पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। जिस प्रकार एक मकान ईंट से मिलकर के बना होता है उसी प्रकार पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होता है, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मतलब कि इस प्रकार से लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर होता है। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत के कणों की तरह मिलकर बने होते हैं। जिस प्रकार रेत के छोटे छोटे कण होते हैं उनसे मिलकर के कोई भी पदार्थ बना हुआ है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में
जानने का निर्णय करते हैं कि ये लकड़ी की तरह एक के ऊपर एक है या फिर रेत के कणों की तरह है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, एक 100 ml का बीकर ले, मतलब कि आपको एक कांच का गिलास लेना है। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दे। अब हम इसको जल से हमको उसको आधा भर लेना है और गिलास, कांच गिलास में निशान लगा देना है कि कहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है। दिए गए नमक या शक्कर को कांच की छड़ की मदद से जल में घोलना है। अब हमको नमक लेना है या फिर हमको शक्कर लेना है, उसको हमको जल में घोलना है। फिर जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान देना है। आपके अनुसार नमक या शक्कर का क्या हुआ? अब ये पानी तो पहले उतना का उतना ही था, मतलब पानी तो एक गिलास ही था, हमने उसमें 2 चम्मच शक्कर डाले तो वो शक्कर कहाँ गई? शक्कर कहाँ गई? जब हमने 2 चम्मच शक्कर डाले तो ये पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाना था, लेकिन पानी का लेवल बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। पानी का स्तर बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। तो शक्कर कहाँ गायब हो गई? कि जल के स्तर में कोई बदलाव आया? नहीं आया। क्लियर है? मतलब कि पदार्थ जो होता है वो रेत के जैसे कणों से मिलकर के बना होता है, और ये जो कण है वो पानी के कणों के बीच में जो खाली जगह होती है, जो खाली स्थान होता है, वहां पर जाकर के वो बैठ जाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ मतलब ऑल टोटल पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं, है ना। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई शक्कर जो थी पूरी पानी में घुल गई है। कहाँ घुल गई है? पानी में घुल गई है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, आप लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हो, ये है ना, ये पानी है ना। चक्कर अपन इसमें डाल दी तब भी स्तर उतने का उतने ही, मतलब कि जब हम नमक को घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के जो खाली स्थान होते हैं उनमें जाकर के बैठ जाते हैं, उनमें जाकर के समावेशित हो जाते हैं। अब पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रकार का इन्हें केमिकल होता है ना, कि 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोलो। आपने मतलब कि 100 ml पानी लिए, आपने पानी लिए, 100 ml पानी कितना होता है? देखिए इतना होता है, ये हो गया आपका 100 ml पानी। फिर आपने चम्मच से क्या मिला दिया? इसमें पोटेशियम परमैंगनेट आपने इसमें मिला दिए, है ना, मिला दिए पोटेशियम परमैंगनेट। फिर आपने इसमें से 100 ml में से मात्र 10 ml आपने पोटेशियम परमैंगनेट निकाले, फिर उसको आपने फिर पानी में मिला दिए, तो फिर ये हल्का सा और मतलब कि इसका रंग चेंज हो गया। फिर आपने फिर इसमें से फिर ये जो पतला वाला पोटेशियम परमैंगनेट है इसमें से फिर आपने 10 ml निकाले, फिर आपने उसको पानी में डाल दिए। फिर इसमें से आपने फिर 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट निकाले, फिर आपने उसको इस पानी में डाल दिए। इसको करने से क्या क्या होता है कि आप देख सकते हो कि भैया कण सच में इतने बारीक होते हैं कि पानी का रंग हमेशा मतलब कि गुलाबी गुलाबी मिल रहा है ना। यहाँ पर यही लिखा है ना। उस घोल में से फिर 10 ml आपने निकाले, फिर डाल दिए, पानी फिर भी अभी भी रंगीन है। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक बार तनु करने पर, प्रत्येक बार पानी को मतलब पतला करने पर भी पानी रंगीन हो जा रहा है। मतलब कि सच में कण जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल ने से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर तक रंगीन हो जाती है इतने से क्रिस्टल से, है ना। आप एक गिलास पानी में थोड़ी सी स्याही डालना, पूरे का पूरे पानी का रंग चेंज हो जाएगा। मतलब इतने बारीक कण होते हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सारे सूक्ष्म कण हैं, छोटे छोटे। ये कण छोटे छोटे कणों में बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, है ना। मतलब कितने बारीक कण हैं। अंततः क्या हुआ? अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटोल से भी हम देख सकते हैं। हम एक बाल्टी पानी में हम थोड़ा सा डेटोल डालते हैं, एक ढक्कन डेटोल डालते हैं, लेकिन पूरा का पूरा मतलब हमको पानी में महक मिलते रहती है। इसका रीज़न क्या है कि डेटोल के जो बारीक बारीक कण है पूरे पानी में घुल जाते हैं। मतलब पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये पेन जिस कणों से मिलकर के बना है वो इतने छोटे छोटे होंगे कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणीय गुण। अब पदार्थ के कणों के क्या क्या गुण होते हैं? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली स्थान होता है। पानी के कणों के बीच भी खाली स्थान होता है, तभी तो वहां पर शक्कर के कण जाकर घुल जाते हैं ना। देखिए एक क्रियाकलाप 1 और 2 में हमने देखा नमक घोले, शक्कर घोले, डिटोल घोले। हमने पोटेशियम परमैंगनेट के कणों को समान रूप से पानी में घोले। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में पूरी तरीके से घुल जाते हैं और हमको अच्छा टेस्ट प्राप्त होता है ना, समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान, खाली स्थान होता है। दूसरा गुण पदार्थ के गुण है ना। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब हमेशा चलते रहते हैं, है ना।
अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती को रख दे। इसकी सुगंध लेने के लिए क्या आपको उसके पास जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ता है, बल्कि अगरबत्ती की खुशबू खुद ब खुद हमारे पास चल करके आ जाती है। हमारे घर में खाना पकता है तो उसकी भी सुगंध हमको खुद ब खुद मिल जाती है। इसका रीज़न क्या है कि भैया अगरबत्ती के जो कण होते हैं वो खुद वायु में गति कर रहे हैं, इसलिए पदार्थ के कण, पानी, जो कुछ भी जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं, हमेशा वो घूमते रहते हैं। अगला देखिए यहाँ पर है ना, जल से भरे 2 गिलास या 2, आपने जल से भरे 2 गिलास से लिए ना। अब पहले बीकर के एक सिरे में आपने लाल बूंद स्याही या नीली स्याही आपने डाल दिए और दूसरे में आपने शहद डाल दिए। एक गिलास में आपने स्याही डाले और दूसरे में आपने क्या डाले बच्चों? आपने शहद डाल दिए, है ना। इनको अपने घर या कक्षा में एक कोने पर रख दो और प्रेक्षण को आप नोट करो। अब देखिए, स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? हम जैसे स्याही की बूंद डालते तो तुरंत स्याही पूरी की पूरी पानी में फैल जाती है, और शहद की बूंद डालने के बाद आपने क्या देखा? वो थोड़ा धीरे फैलती है। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में बहुत कम समय लगता है ना, ऐसा रहता है। अब उसी प्रकार आप देख सकते हो, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दो। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर, मतलब कि जो गर्म पानी होगा ना, गर्म पानी पर चीज़ें जल्दी घुल जाती है। आप गर्म पानी में शक्कर घोलोगे तो वो जल्दी घुल जाएगी, और ठंडे पानी पर शक्कर घोलोगे तो बहुत लेट घुलती है। इसलिए अगर आपने गर्म पानी लिया तो गर्म पानी में शक्कर जल्दी घुल जाएगी और ठंडे पानी में शक्कर लेट घुलेगी। इसलिए तापमान का, टेम्परेचर का भी मिश्रित होने पर प्रभाव पड़ता है ना, ऐसा होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब हमेशा गति करते रहते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ते जाता है, कणों की जो गति होती है वो भी बढ़ती जाती है, तेज होती जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभी कण धीरे धीरे घूम रहा है, लेकिन जैसे आप गर्मी बढ़ा दोगे तो वो तेजी के साथ बिल्कुल घूमने लग जाएगा, है ना। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, मतलब खुद ब खुद एक दूसरे में मिक्स होते जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। जो खाली जगह होती है, जो रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान में अब पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वहां पर आकर के शक्कर का कण आकर घुस जाता है ना। ये मैंने आपको अभी बताया था। एक कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसी के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि विसरण किसे कहते हैं, तो दो पदार्थों के कण, जब दो पदार्थ के कण, मान चलो कि पानी के कण और शक्कर के कण, जब वो अपने आप घुल जाते हैं तो दो पदार्थों के कण एक दूसरे में अपने आप मिलना, स्वतः का मतलब होता है अपने आप मिलना या घुल जाना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेजी से होता है। अगर आप भैया गैस को गर्म करोगे तो चाय जल्दी बन जाती है, क्योंकि पदार्थ एक दूसरे में जल्दी घुल जाते हैं। और भैया ठंडे पानी में चाय बनती कि नहीं बन पाती, इसलिए गर्म करने पर पदार्थ तेजी से घुल जाते हैं, मतलब विसरण तेज गति से होता है। अगली चीज, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। एक पदार्थ कण, जैसे कि दो चुंबक एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, लड़का लड़की को, सॉरी है ना, वो मतलब जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार पदार्थ के कण भी एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। इस खेल को एक मैदान में खेले। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। इस प्रकार से आप देखिए, एक लेडीज, दूसरी, मतलब कि आपको हाथ पकड़ करके मतलब बनाते जाना है। पहला समूह इद मिशनी नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे कमर को कस के पकड़ ले, है ना। अब इसने इसको पकड़ ली, इसने इसको पकड़ ली, इसने इसको पकड़ ली, पकड़ते गए। फिर इनके पीछे और लोग खड़े हो गए, उन्होंने इनकी कमर पकड़ ली, फिर उनके पीछे और लोग खड़े हो गए, कमर पकड़ लिए, है ना। एक दूसरा समूह हाथ पकड़ के मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह सिर्फ उंगली को छूकर श्रृंखला बना ले। इस प्रकार जो श्रृंखला बनती, मतलब कि उसी प्रकार जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक कण, दो कण, 3 कण, 4 कण, 5 कण, फिर इनके आगे भी कण, इनके पीछे भी कण, इनके ऊपर भी कण, इनके नीचे भी कण, इस प्रकार से एक प्रकार से कण बन जाता है ना। क्लियर है। अब देखिए,
एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबड़ का बेंड ले। आपको तीन चीज लेना है। पहला आपको लेना है लोहे की कील, लोहे का खीला लेना है। दूसरा एक चाक का टुकड़ा लेना है और एक रबड़ का बेंड लेना है। इन पर हथौड़ा मार, काट या खींचकर उसको भंगुर करने का प्रयास करें। जब आप लोहे की कील को जब आप भैया पीटोगे तो भैया लोहे की कील भंगुर नहीं होगी, लेकिन आप चाक के टुकड़े को यदि आप पीटोगे तो वो बिल्कुल बुरादा में टूट जाएगा, मतलब वो भंगुर होता है। और रबड़ के बैंड को भैया आप पीटोगे, हथौड़ा मारोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जैसे की वैसी ही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि चाक के जो कण है उसमें जो कण एक दूसरे जो जुड़े हुए हैं वो कम ताकत के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो टूट टूट गए। रबड़ के कण बहुत तेजी के साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इसलिए वो मतलब पीटने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लोहे की कील में भी कण मतलब बहुत पास पास जुड़े हुए हैं, इसी कारण उसमें भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। देखिए, एक थाली में पानी लेकर उसको उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल कटता है? नहीं कटता है ना। उपरोक्त तो तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। पदार्थ के दो कणों के बीच में एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ बांधे रखता है। ये जो बल होता है कणों को बांधे रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ये जो आकर्षण बल होता है इसका जो सामर्थ्य होता है हर एक पदार्थ में कैसा होता है बच्चों? अलग अलग होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। अब यहाँ पर हम सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले वीडियो में पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक तरफ से करते चलते हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। पार्ट 2 में आपको इन क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।